हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विथ एसके। आज मैं अपनी जीएस 2 कॉपी को डिस्कस करूंगा और आप लोग बताएं कि क्या मेरी कॉपी 140 रेंज वाली है। जैसे कि मेरा रिजल्ट 70th मेंस में हो चुका है, तो चलिए शुरू करता हूं। इस जीएस 2 कॉपी को देखते हैं, डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 32 से रिलेटेड था। इसकी शुरुआत मैंने भीमराव अंबेडकर जी के जो कथन था उससे किया था कि इन्होंने इसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों की के रूप में रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का प्रबंध करता है। मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के प्राणदायी है। फिर इसके अंतर्गत जो रिट्स है उसको मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया था, कंक्लूड किया था कि अतः नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कारण इसे भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है। प्रोटेक्ट सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण था। इसका शुरुआत मैंने दोनों को डिफाइन करके किया था कि राजनीतिक अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीति में अपराध करने से है, जबकि अपराधियों का राजनीतिकरण से तात्पर्य राजनीति में अपराधी प्रतिनिधियों के आने से है। बिहार के संदर्भ में इसका मैंने जो दिया था कि अपराधी प्रतिनिधियों का बढ़ता प्रभाव, फिर एक डेटा दिया था कि संसद में इतना से इतना पे और राजनीतिकरण का आरोप है। राजनीति के नाम पे हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, हत्याएं हो रही है। राजनीति में आने के लिए धन बल का प्रयोग, कई बाहुबली नेताओं का बिहार की राजनीति में स्थान, प्रावधान रोकने का प्रावधान क्या, आर्टिकल 104 और 193। जन प्रति आरपीए एक्ट 1951 है। सर्वोच्च न्यायालय भी बोलता है कि प्रतिनिधियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड साझा करना है चुनाव के समय। नेक्स्ट था कि जाति पे आधारित क्वेश्चन था कि जाति एक सामाजिक घटना न रह के एक राजनीतिक घटना हो गई है। इसकी शुरुआत मैंने रजनी कोठारी के कथन से किया था कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जाति को केंद्र बिंदु बनाकर इर्द गिर्द घूमती रहती है। और क्या क्या रीजन है जो सामाजिक घटना से राजनीतिक घटना बन गई है, उसका लिखा था। जाति के आधार पर वोटिंग हो रही है। जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जा रहा है। जाति आधारित पार्टियों का जन्म भी इसका कारण है, जैसे एसपी, बीएसपी, हम सब पार्टियों का जन्म हुआ। जाति के आधार पर मंत्रि परिषदों का गठन। सकारात्मक क्या क्या है, जाति का उत्थान हुआ है, इससे राजनीतिक चेतना जागृत हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, मतलब सत्ता नीचे तबके के लोगों के पास भी गया। नकारात्मक में क्या है, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, समाज में गतिरोध को पैदा करता है। कोलोजियम क्या है, आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त करना था। तो कोलोजियम जजों की नियुक्त करने की एक प्रणाली है, जिसका सेकंड जजेज बेंच पारदुबाज सेकंड जजेज बेंच 1993 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 4+1 होना चाहिए, मैंने 3+1 लिखा था, जजों की समूह है। कोलोजियम के सिफारिश के द्वारा ही राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है। ये सिफारिश देते हैं और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं जजों की। सकारात्मक पक्ष क्या है, कार्यपालिका विधायिका के हस्तक्षेप के बिना अपना कार्य करती है। लोकतांत्रिक है, यानी नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ती है। आलोचना क्यों की जाती है, मतलब आलोचना केंद्र क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जज की नियुक्ति करता है। पक्षपात और भाई भतीजावाद, ये वाला टर्म लिखना जरूरी रहता है। ये वाले टर्म से आपको एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैंने एक डाटा दिया कि 90% जज एक दूसरे के सगे संबंधी है। लैंगिक समानता की उपेक्षा है, 10% महिलाएं ही हैं। अभी हाल ही में एनजीएसी जो लाया गया था संविधान संशोधन, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार कर दिया था, इसलिए भी ये चर्चा में आई थी। अब 73-74 संविधान संशोधन काल में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका क्या है। तो 73-74 संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला था और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। यानी सत्ता को क्या किया गया, विकेंद्रीकरण के एक प्रकार से जो केंद्रित था उसको एक तरह से नीचे नीचे लोगों के पास भी गया। बिहार के संदर्भ में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ, जिसमें महिलाओं का आरक्षण 33% जो था उसको 50% किया गया। 2007 में शहरी निकायों में भी यही इम्प्लीमेंटेशन किया गया।
अब कैसे महिलाएं सशक्त हुई? महिलाएं अब राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, हिंसा और सामाजिक पड़ता में कमी आई है, राजनीतिक क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, राज की नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। अतः इससे बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैंने राज्यपाल वाले क्वेश्चन को लिया था कि जब केंद्र में सरकार बदलते राज्य बदल जाते हैं, तो इसकी शुरुआत मैंने की थी। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 150 तहत 55 के तहत की जाती है। राज्यपाल के कैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध बैठाते हैं? राज्य के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है। यही लिंकेज है इनकी। राज्य के प्रमुख के रूप में क्या कार्यकारी शक्तियाँ है इनकी, विधायी, न्यायिक, वित्त शक्ति, ये सब है। और आर्टिकल का भी ऐसे जिक्र करते रहिए सो डैट आप ऑथेंटिकेट कर सको जो आपने लिखा है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या कार्य है? राज्य के कार्यों पर नज़र रखते हैं, राज्य की कार्यों की जानकारी केंद्र तक पहुंचाते हैं, राज्य विधेयकों के राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित करते हैं, आर्टिकल 200। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं, रॉयल्टी अनुदान की समीक्षा करते हैं। अतः इस प्रकार राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान परिदृश्य में उनकी बदलती भूमिका का भी जिक्र किया था कि राज्य विधेयकों पर अनुमति देरी, जैसे तमिलनाडु विधेयक संबंध दिया गया था। राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है, जैसे राज्यपाल बेबी मौर्य द्वारा उत्तराखंड से इस्तीफा के बाद चुनाव लड़ना, राज्यपाल केंद्र के इशारों पे काम करना, महाराष्ट्र केस में जैसे देखा गया था। अतः इस प्रावधान के कारण ही जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं, क्योंकि ये 1977 होना चाहिए यहाँ पे। 1977 में जब पहली बार कांग्रेस सरकार आई थी तो ऐसे देखा गया था। 1980 में जब फिर से कांग्रेस सरकार रही तो फिर पूरे राज्यपाल को बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियाँ भी है। विधेयकों पर अनुमोदन देने संबंधी आर्टिकल 200 तथा उसी प्रावधान के तहत वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत या त्रिशंकु हो तो सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को आमंत्रण कर सकता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है। राज्यपाल संबंधी वाद, एसआर जैसे क्या है, इससे संबंधित वाद क्या है? सार्वभौमई वाद है, बीपी सिंघल वाद है, नवाब बेबिया वाद है, रामेश्वर बनाम बिहार राज्य। अतः ये राज्यपाल कभी खाई तो कभी सेतु के रूप में कार्य करता है केंद्र और राज्य के बीच। थोड़ा पेज शॉर्टेज के कारण मैं पूरा इसको इलेबोरेट नहीं कर सका, वाद और सुप्रीम कोर्ट केसेस को। आर्टिकल 370 पे मैंने चूज किया था। तो आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष प्रावधान प्रदान करता था, जिसको 2019 में निरस्त कर दिया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया? 370 और अनुच्छेद 35 को हटाया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्ण स्वतंत्रता को खत्म करके उसको भारत सरकार का अधीन किया गया। राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यूटी रहते हुए विधानसभा की प्रावधान किया गया। जम्मू और कश्मीर में लगभग 4 वर्षों का राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों के भांति ही अधिकार मिला उसको। जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों के भांति देश के सभी नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। जम्मू कश्मीर का पूर्ण शासन की स्वतंत्रता। भारत का जम्मू कश्मीर के ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता। संवैधानिक परिवर्तन किया। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को निरस्त। जम्मू और कश्मीर में चुनाव हेतु अधिनियमों में बदलाव। इस क्षेत्र में नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। यूटी संबंधी सभी प्रावधानों को लागू। अपने निर्णयों को लागू हेतु केंद्र से परामर्श। प्रभाव क्या है? शांति और अनुशासन बहाल हुआ। सांप्रदायिक दंगों में कमी आई। समानता का स्थापना राज्यों के बीच किया गया। लोगों को मुक्त आवाजाही हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई। संघीय ढांचे की मजबूती हेतु कुछ स्वायत्त प्रावधान किए गए। अतः 370 को निरस्त होने से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता की स्थापना किया गया है। और ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन से इसमें मुझे कम समय मिला था तो थोड़ा ये कंप्रोमाइज़ हुआ है मेरा ये सेक्शन। शॉर्ट्स, स्पेशली शॉर्ट्स आंसर। जैसे भारत में शीतकालीन वर्षा जाड़े के समय भूमध्य सागरीय से उठने वाले जेट स्ट्रीम से होती है। फिर मैंने यहाँ पे जेट स्ट्रीम का ग्राफ दूर दिखाया था। इसमें वर्षा धीरे धीरे होती है, जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में गेहूँ की खेती के लिए फ़ायदेमंद होती है। रामबाण का कार्य करती है। तो शीतकालीन वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्ब का ही देन होता है।
और मैंग्रोव से ये मैंने डाटा दिया था। फिर क्या क्या पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ है। कीमती लकड़ियाँ देती है, औषधि है, तटीय क्षेत्रों का बचाव, जैव विविधता में संरक्षण में सहायक, कई प्रकार जीव जंतुओं का आश्रय भी प्रदान करता है, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, प्रतिशतता में पर्यावरण के हित में है, मछली पालन है, मृदा अपरदन में सहायक होता है, अपरदन रोकने में सहायक होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण मिष्टी पहल की भी शुरुआत की गई है। मिलट्स को वाले क्वेश्चन में मैंने अंतर्राष्ट्रीय अन्न घोषित किया गया था, उससे किया था। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या, उष्ण जलवायु चाहिए, कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसमें, कम पानी और सिंचाई की जरूरत पड़ती है, सालों भर धूप की जरूरत पड़ती है, और काली मिट्टी और कंकड़ युक्त मिट्टी की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने मैप के थ्रू यहाँ दिखाया है। विशेषता क्या है इसकी, अधिक पोषक होते हैं, खाद्य सुरक्षा में हो सकता है, मोटे अनाज के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। मखाना में के लिए मैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई, जो मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और वितरण में बढ़ावा देगा। भौगोलिक परिस्थिति क्या, नमी क्षेत्र, तराई प्रदेश, सालों भर वर्षा की आवश्यकता, चौर में उत्पादन जैसे पौंड वोंड हो उसमें होता है ये, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। मखाना क्षेत्र की विशेषता क्या है, बिहार में 85% मखाना का उत्पादन होता है। आर्थिक समृद्धि, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। भारत के 4 बड़े महानगरीय क्षेत्रों को ऑटोमोबाइल उद्योग वृद्धि और विकास पर चर्चा करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या है। फिर ऑटोमोबाइल उद्योगों क्या, इन क्षेत्रों में उत्पादित ऑटोमोबाइल का उत्पादन लगभग 80% है। जनंकी लाभांश के कारण इन क्षेत्रों में इनकी बढ़ती हिस्सेदारी है। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है, बुनियादी ढांचे का आसानी उपलब्ध है। फिर मैप में मैंने इस चारों जगहों को दिखाया है। प्रायद्वीपीय चट्टानों के बारे में लिखा है। भारतीय गोंडवाना लैंड से बने होने के कारण यहाँ चट्टान और खनिज संसाधनों की अधिक समृद्धि है। फिर मैप में बताया है कि ये प्रायद्वीपीय भारत के जो है उस क्षेत्र को दिखाया है। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों का भूवैज्ञानिक संरचना क्या है, तो इसका विस्तार क्षेत्र लिखा है। अधिक पुराने कारण खनिज संपदा की प्रधानता है, गोंडवाना लैंड से बने हैं और अग्निय चट्टान से निर्मित है, लावा से निर्मित मैग्मा वगैरह का चर्चा किया है। उत्खनन और खनन संबंधी गतिविधियों का लिखा है कि क्या क्या है। गोंडवाना लैंड में होने से कोयला की प्राप्ति हो सकती है। सरकार क्रिटिकल मिनरल के तहत इस क्षेत्रों में खनिज खोजने में मदद कर रही है। चुनौतियाँ क्या है, बड़ी मात्रा में जनजातीय बड़ी मात्रा में अनुसूचित जनजाति इस जगह में निवास करते हैं। बुनियादी ढांचों की कमी है। इन क्षेत्रों में खनन हेतु अत्याधुनिक मशीनों पर निर्भरता हो सकती है। भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताएं भी है। पर्यावरणीय चिंताएं हैं, कोयला क्षेत्र होने के बावजूद भारत में निर्यात है, उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की कमियां। तो पर्वतीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में समृद्ध होने के बावजूद कुछ संस्थागत चिंताएं हैं, जिसको ठोस कदम उठाकर सुधारने की जरूरत है। पलायन वाले क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर यहाँ से एग्जाम्पल डिफिनीशन दिया था कि पलायन एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जाने से है। बिहार में पलायन का क्या कारण है, एक तो कृषि पर अधिक निर्भरता है। फिर यहाँ मैंने डाटा दिया था कि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और जबकि उसका योगदान कितना है 99% 9 GSBA में। औद्योगिकरण की कमी है, कैसे औद्योगिकरण की कमी है, जैसे जिस योगदान मात्र 21.5% ही है। प्राकृतिक आपदा की कहर है। फिर मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू एक मैप के थ्रू दिखाया है। बाढ़ ऊपर वाले भाग में, नीचे वाले में सूखा। बाढ़ में क्या है 76% जनसंख्या है, 73% भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, 28 जिले भी आते हैं, और यहाँ पे 18 जिले सूखे में भी आते हैं। खनिज संसाधनों की कमी, 2000 में जो झारखंड अलग हुआ उस समय से ये लग रहा है। बढ़ती जनसंख्या है, थर्ड है हमारा। शहरीकरण का निम्न दर भी है, 2011 में 11.3 था और 23 में 16.3 ही पहुँचा है। परिणाम क्या क्या है, बिहार के पिछड़ापन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक विकास में कमी है। कार्यकारी जनसंख्या का उपभोग न होने से जनसंख्या लाभांश में कमी है। बिहार में कौशल श्रम की कमी है। बिहार में औद्योगिक विकास का बाधा है, प्रति व्यक्ति निम्न आय। बिहार में उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी। जनसंख्या को स्थिर करने के बाद बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिहार उद्यमी योजना है, जीविका महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में लाया गया था। कृषि में सुधार के लिए जैविक कॉरिडोर है। उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर कृषि शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। मखाना, शहद, चाय, वस्त्र,
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा हेतु पर्यटन नीति लाया गया। फिर ये डाटा भी दे दिया हमें पर्यटन से संबंधित। एमएसएमई को बढ़ावा दिया, स्टार्टअप नीति, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, बिजनेस कनेक्ट किया जा रहा है। बिहार कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मनरेगा द्वारा स्वराज भी प्रदान किया जा रहा है। अतः बिहार सरकार पलायन को रोकने हेतु एक समुचित कदम उठा रही है, जिससे बिहार के विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। जरूरी है इसके सही क्रियान्वयन की। तो साइंस एंड टेक पोर्शन को डिस्कस करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में कैसे मदद कर रही है। तो क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है इसमें। कृषि उत्पादकता में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बाढ़ रोधी, सूखा रोधी तथा कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा रहा है। नैनो प्रौद्योगिकी की समुचित सिंचाई प्रबंधन किया जा रहा है। एआई के माध्यम से फसल पर नज़र रखा जा रहा है। बिग डाटा का प्रयोग किया जाए। आईओटी का उपयोग रियल टाइम निगरानी में। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ड्रोन का उपयोग फसलों को बचाने में। उच्च दक्षता वाले फसलों का जन्म जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा संपन्न हुआ है। खाद्य संरक्षण क्या है, नैनो कोटिंग है। नैनो तकनीक से खाद को बचाया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी से दीर्घ आयु उसको प्रदान किया जा रहा है। वैक्सीन दवाओं का आविष्कार परिरक्षण किया जा रहा है उससे। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादकता खाद्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साइबर क्राइम को मैंने डिफाइन किया। फिर इसके यहाँ पे रैंसमवेयर, मालवेयर, डिजिटल अरेस्ट, ये प्रकार लिखा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, एआई द्वारा डेटा विश्लेषण, आईओटी के माध्यम से रियल टाइम विभिन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को साक्षर किया जाए, जैसे टेली शिक्षा के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बिग डाटा का उपयोग निगरानी में के लिए किया जाता है। कैंसर और बीमारियों से इलाज से लेकर हम जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। आज 21वीं सदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जीवन, जिसने मानव के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि, सेवा, उद्योग, मार्केटिंग, टिकट बुकिंग, सुरक्षा, ऊर्जा, यातायात, जल संचय, यानी मानव के सभी भागों में क्षेत्रों में इसका योगदान बढ़ गया है। और फिर कुछ थ्रू मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। स्वास्थ्य में क्या किया है, गंभीर बीमारियों के इलाज में जैसे कैंसर, टीबी, टेलीमेडिसिन से हुआ है। क्वांटम डॉट्स, क्वांटम ट्यूब का भी इस्तेमाल कर और बेहतर बनाया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में को। शिक्षा में शिक्षा हो गया, ऑनलाइन सामग्री जैसे है चैट जीपीटी वगैरह, इससे भी फ़ायदा हो रहा है। जल संचयन के क्षेत्र में क्या वर्षा जल हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाया जा रहा है, जैसे ड्रिप स्प्रिंकल। इसके अलावा इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो यात्रा या मूवी के टिकट हो, बुकिंग हो, या डॉक्टर से टेलीमेडिसिन का सुझाव लेना हो, किया जा रहा है। डीएनए और फिंगरप्रिंट की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसे पैतृक विवाद में, घटनास्थल की बारीकी जांच में, बढ़ती अपराध को रोकने में, सत्य को पता लगाने में, किसी भी सत्य के पृष्ठ तक पहुंचने में, कानून के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में, कानून के क्षेत्र में केसेस को जल्दी निपटाना में। स्टेम क्या है, स्टेम एक उच्च शिक्षा और आधुनिक शिक्षा पर आधारित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता और शिक्षा प्रदान करना। बिहार में क्या उपयोग है, बिहार में कौशल विकास बढ़ेगा। बिहार की साक्षरता दर में भी, साक्षरता बढ़ाने में भी योगदान रहेगा। जनंकीय लाभांश में जनंकीय लाभांश को गुणवत्तापूर्ण में बदलने हेतु, छात्रों के विषय बढ़ाने हेतु, व्यावसायिक शिक्षा लाने में, तकनीकी शिक्षा को लाने के योगदान छात्रों में, स्वराज को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ड्रोन का क्या, ड्रोन का राष्ट्रीय सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ड्रोन के उपयोग से संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ गया है, निगरानी रखने में। ड्रोन रोबोट का प्रयोग युद्ध में किया जा रहा है। ड्रोन रोबोट का उपयोग आपदा के संबंध में, राहत कार्य, लाशों को खोजने में, हाल ही में भूकंप राहत कार्यों में इसका उपयोग किया गया है। ड्रोन के रूप में बम का प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन से आवश्यक वस्तु का परिवहन किया जा रहा है। भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा पर ड्रोन का उपयोग किया जाता है। ड्रोन का उपयोग बड़े बड़े इमारतों में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। अतः ड्रोन तकनीकी अभी क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसरो वाले क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था। तो इसरो ने अपने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों के द्वारा भारत के अंतरिक्ष की दुनिया में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, तथा साथ ही वो अपने आगामी मिशनों को भारत की महत्ता को और बढ़ाया है। फिर मैंने यहाँ पे चंद्रयान मिशन के बारे में लिख दिया कि चंद्रयान 1, 2, 3 उपयोग मिशन का। फिर मैंने चंद्रयान मिशन जो अभी 3rd भेजा गया था, दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला, भारत पहला देश बना था। आगे चंद्रयान 4 का भी प्लान कर रहे हैं। मंगलयान का मैं बता दिया। फिर जो नेक्स्ट मिशन है भारत को, उसको लिख दिया। अंतरिक्ष स्टेशन जैसे 2035, शुक्र, गगनयान, चंद्रयान, NGVL। उपरोक्त मिशनों के ने भारत के गौरव बढ़ाया है, तथा इसरो को भी अपनी
दक्षता दिखाने का मौका दिया गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व। भारत को वैश्विक नेता के रूप में उभारने में, अन्वेषण में, पर्यटन हेतु, अंतरिक्ष स्टेशन हेतु, आधार हेतु, कौशल विकास हेतु, एफडीआई को आकर्षित करने हेतु। अंतरिक्ष मिशन का योगदान क्या है? कृषि, आपदा और शहरी नियोजन में। कृषि में जीसैट के द्वारा मौसम का सटीक पूर्वानुमान ताकि बचाव कार्य किया जा सके। वर्षा के अनुमान ताकि उसके अनुसार कृषि कार्य किया जा सके। आपदा का पूर्वानुमान किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व, आपदा समय, आपदा के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे पूर्वानुमान लगाना। मॉक ड्रिल्स, अभ्यास, सटीक जानकारी ताकि राहत कार्य किया जा सके। संचार व प्रौद्योगिकी द्वारा निगरानी। क्षति का आकलन, आकलन के आधार पर बुनियादी ढांचों का विकास किया जा सकता है। शहरी नियोजन, एसेट द्वारा जानकारी, भूकंप वाले क्षेत्रों की निगरानी, संचार व ठोस जगहों का चयन, बुनियादी ढांचों का विकास। अतः भारत अंतरिक्ष मिशनों ने भारत को वैश्विक नेता बनाने के साथ साथ मानव के अन्य क्षेत्रों में भी सहूलियत पहुंचा रहा है। ऐसे करके मैंने GS2 को पूरे सेक्शन को कंप्लीट किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपना कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच।